तो हमने पिछले क्लास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। उससे पहले हमने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री के बारे में भी अच्छे से एनिमेशन के साथ भी डिस्कशन कर चुके हैं। जो वो वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। आज शुरू करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। क्या है ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, देखते हैं। मान लो आपका Al6 नाम का एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा है, ठीक है। मान लो इसको L1, L2, L3, L4, L5, L6 नाम दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो है L3 एंड L6 मान लो x एक्सिस में है, L2 एंड L5 मान लो y एक्सिस में है, L1 एंड L4 मान लो z एक्सिस में। अगर z एक्सिस में जो L1 एंड L4 प्रेजेंट है, अगर उसको हम कंप्रेस या इलोंगेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल पहले था ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे वही लिखा है, इन द ऑक्टाहेड्रल सिस्टम इफ टू ट्रांस लिगैंड लाइंग अलोंग z एक्सिस are compressed or elongated compared to other four ligands lying in xy plane, then we get tetragonally distorted octahedral, जो कि यहाँ पे था। देखो यहाँ पे L1 और L4 को सिर्फ हम कंप्रेस या इलोंगेट किया है, ठीक है। बट L2, L3, L4, L2, L3, L5 एंड L6 उसको हमने हाथ भी नहीं लगाया, वो XY प्लेन में था, उसको हम हाथ में नहीं लगाया। जो Z एक्सिस में है L4 एंड L लिगैंड को आइदर कंप्रेस किया या हम उसको इलोंगेटेड किया। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रक्चर परफेक्टली ऑक्टाहेड्रॉन था वो क्या हो गया, वो हो गया टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का हम देखते हैं जनरल स्टेटमेंट क्या है, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन ए डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विल अंडरगो डिस्टॉर्शन। Any non-linear molecule in a degenerate electronic state will undergo distortion to remove the degeneracy and to lower the energy, ठीक है। ये था पहला स्टेटमेंट हमारा। According to theorem, if there is a center of symmetry in undistorted system, then center of symmetry will also be maintained after the distortion। तो देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो हमारा जनरल स्टेटमेंट होता है ये होता है, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन अ डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विल अंडरगो डिस्टॉर्शन टू रिमूव द डीजेनरेसी एंड टू लोअर द एनर्जी। और जैसे एनर्जी लोअर होगा उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ देयर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन द अनडिस्टॉर्टेड सिस्टम, देन द सेंटर ऑफ सिमेट्री विल आल्सो बी मेंटेन्ड आफ्टर डिस्टॉर्शन। टेट्रांगुलरली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम जेड आउट बोलते हैं, देखते हैं क्या। 10 नहीं, पहला स्टेटमेंट क्या है, when the transaxial ligand lying along z axis are being taken away, consequently the dz square orbital start to experience the less repulsion compared to dx square minus y square orbital। क्या बोला इसने, when the transaxial ligand lying along z axis में जो transaxial ligand था एक्सिस में क्या रहता है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सिस में रहने वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। जब हम ट्रांस एक्सियल लिगैंड को बीइंग टेकन अवे, ठीक है, निकाल लिए तो क्या होगा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस लेस रिपल्सन, क्योंकि जेड एक्सिस में जो लिगैंड था उसको हटा लिया, ठीक है। तो अब जी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या होगा, वो लेस रिपल्सन लेगा, ठीक है, कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। Thus, degeneration in the easy sets of the octahedral geometry is lifted and dz square orbital stabilized relatively more। क्या बताया तो फिर इसने, देखो हमारा मान लो Ml6 करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ठीक है। तो इसका 6 लिगेंड ऐसे था, मान लो L1, L2, L3, L4, L5, ये ऐसे आ रहे थे, ठीक है।
ये था हमारा जेड एक्सिस, ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस। इसने क्या बोला, व्हेन द ट्रांसएक्सियल लिगैंड लाइंग अलोंग जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस के ऊपर जो लिगैंड था ना उसको हम हटा लिया, तो क्या होगा, अगर जेड एक्सिस का लिगैंड को हटा लिया तो हमारा देखो फिर जेड ऑर्बिटल, जेड एक्सिस में कौन सा ऑर्बिटल रहता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अगर जेड एक्सिस का जो लिगैंड है उसको हटा लिया तो मेटल का जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल था वो लेस रिपल्सन लेगा एज कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के तो आसपास में लिगैंड है, एक्स एंड वाई एक्सिस में तो लिगैंड है, हमने जेड एक्सिस में लिगैंड हटा लिया तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, जो मेटल का डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल था वो लेस स्टेबल, मतलब वो लेस रिपल्सन मिलेगा उसको, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब जो इजी ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है, इजी में डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल रहता है इजी सेट में। तो अब क्या होगा, ये दोनों पहले डीजेनरेट थे क्योंकि उनका एनर्जी सेम था। जैसे ही हमने जेड एक्सिस से एक हटाया लिगैंड को तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का रिपल्सन घट गया, तो रिपल्सन घट गया मतलब एनर्जी घट गया, एनर्जी घट गया मतलब क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो ये जो इजी से पहले डीजेनरेट था ये अब नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिलेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। To conserve the very center of the split easy level, the dx square minus y square orbital will be destabilized to the same extent, क्योंकि बेरी सेंटर को हमें कंजर्व भी करना है ना। Because of the removal of the ligand field along z direction, the orbital having z component in T2g sets of the octahedral system will also relatively stabilize more compared to dxy orbital। डी जेड स्क्वायर और मतलब जेड कंपोनेंट को हमने हटा दिया, जेड एक्सिस में जो लिगैंड था हटा लिया, इसीलिए डी जेड स्क्वायर एंड जो T2g सेट का डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड वो भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू डी एक्स वाई। If dz square orbital contain one electron more than dx square minus y square orbital, then ligand approaching along z axis will be repel more than the ligand approaching along x and y axis। अब देखते हैं हमने जो z out पढ़ा था, कब होगा हमारा z out, कब होगा हमारा z in। तो पहले z out देखते हैं। अगर dz square orbital contain one electron more than dx square minus y square orbital, then ligand approaching along z axis will be repel more than the ligand approaching along x and y axis। अगर dz square orbital के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा dx square minus y square orbital के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, ligand approaching along z axis will be repel more than ligand approaching along x and y axis। इसीलिए क्या होगा, it is because the fact that electron density in dz square orbital is greater than the electron density, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर का ज्यादा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन मेटल कटआयन एंड लिगैंड अलोंग द जेड एक्सिस बिकम लार्जर, जिसको हम बोलते हैं जेड आउट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन मेटल कटआयन एंड लिगैंड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस बिकम शॉर्टर, क्योंकि ये लार्जर हो जाएगा तो इसका कंपैरिजन में ये शॉर्टर हो गया। दस कॉम्प्लेक्स अंडरगो टेट्राएंगुलर इलॉन्गेशन, और जिसको हम बोलते हैं जेड आउट। जनरली D2 D5 लो स्पिन D7 हाई स्पिन गिव्स जेड आउट इलेक्ट्रॉनिक जेड आउट, ठीक है, ये याद रखना। D2 D5 लो स्पिन एंड D7 हाई स्पिन गिव जेड आउट। देखो अब ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं कैसे स्प्लिटिंग हुआ। पहले क्या होगा, जेड आउट में मैंने पहले बताया जेड आउट में क्या क्या होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर, मतलब आप एमएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपको अगर स्ट्रक्चर मतलब आपको स्प्लिटिंग ड्रॉ करना है, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे करोगे, मैंने पहले बताया कैसे कैसे होता है, मतलब क्या क्या होता है, कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। फिर मैंने बताया जेड आउट हम कब होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल हो नीचे आ जाएगा,
जैसे मैंने बताया जेड आउट में क्या होगा, जेड आउट में देख इसको याद करने के लिए आपका सिंपल सा फंडा, ठीक है, जेड आउट, ठीक है, ये तो हो गया जेड आउट हमारा इलोंगेशन, मतलब जेड का जो जेड का लिगेंड है वो थोड़ा इलोंगेट हो रहा है, इसको हम जेड आउट बोलते हैं। आप कैसे याद करोगे, जब आपका ड्रॉ करना होगा स्प्लिटिंग डायग्राम, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, इसको याद करने के लिए देखो जेड आउट मतलब जेड को निकाल लिया गया, तो अगर जेड कंपोनेंट को निकाला गया तो फिर क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट को निकाला गया तो जितना भी डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, ये सारे ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा मतलब क्या होगा, उसका एनर्जी घट जाएगा, इसका एनर्जी घट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, जेड आउट मतलब जेड को आउट कर लिया गया, ठीक है, इसे याद कर लो। इसमें ऊपर कौन सा जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा एंड डी जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया। तो जेड आउट में क्या होगा, जेड कंपोनेंट को हम आउट कर लेते हैं, ठीक है, फिर पहले मैंने उसका स्प्लिटिंग डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे, फिर जेड इन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो जेड आउट में आपको कैसे पता चलेगा, मतलब स्प्लिटिंग डायग्राम के लिए मान लो आप भूल गए, कैसे करोगे, जेड आउट मतलब ये याद रखना, जेड आउट से आया हम जेड को आउट कर लेंगे, जैसे जेड एक्सिस का लिगेंड को हमने हटा लिया, तो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में क्या होगा, डी जेड स्क्वायर ऑफ लेस रिपल्सन लेगा तो उसका एनर्जी घट जाएगा, तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली T2G सेट में डी जो जेड कंपोनेंट वाला है वो उसका भी एनर्जी घट जाएगा क्योंकि रिपल्सन थोड़ा कम हो जाएगा, तो डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे आ जाएगा क्योंकि वो स्टेबल हो गया, एनर्जी घट गया, नीचे आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, तो डी एक्स वाई ऊपर चला गया, तो अब क्या होगा, डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स वाई देन डी जेड स्क्वायर देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ में आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा है जेड आउट कौन सा है जेड इन, अगर डी जेड स्क्वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अब क्या होगा, डी जेड स्क्वायर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा एच कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसीलिए उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस जैसे ही रिपल्सन ज्यादा होगा तो जो जेड एक्सिस का लिगेंड है ना उसका वो इलोंगेट हो जाएगा कंपेयर टू जो एक्स एंड वाई एक्सिस के लिगेंड में, इसीलिए उसको हम इलोंगेटेड बोलते हैं और उसको बोलते हैं जेड आउट, ठीक है, क्योंकि उसका इलोंगेट हो गया जेड एक्सिस वाला लिगेंड, ठीक है। अब देखते हैं, और उसको टेट्रागोनली इलोंगेटेड बोलते हैं। अब देखते हैं टेट्रागोनली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर जेड इन, if dx square orbital dx square minus y square orbital contain one null electron then dz square, तब क्या होगा, then ligand approaching along x and y axis will be repelled more than ligand approaching along z axis. It is because the fact the electron density in dx square minus y square orbital is greater than in dz square orbital, ठीक है। Therefore, distance between metal curtain and ligand along x and y axis become larger and z axis become short हो गया, z in में short हो जाता है, z out में larger हो जाता है। Thus, complex undergo tetragonal compression, that is z in. Generally, D1, D for low speed, D6 high speed gives z in. देखो compression में देखते हैं, एक्स वाई आया देन ऊपर चला जाएगा जेड एक्स वाई जेड, एक याद कर लिया ना, अब दूसरा याद हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। Since in tetragonal compression, 4 ligand on xy axis repel the high density electron in 4d x square minus y square orbital, whereas in tetragonal elongation only 2 ligand on z axis repel the high density of electron in dz square orbital. Therefore, there is more repulsion in tetragonal compression than that of tetragonal elongation. Hence, tetragonal elongation is more stable than tetragonal compression. क्या होता है देखो, टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होता है, सिर्फ जेड एक्सिस में सिर्फ 2 लिगेंड रहता है, ठीक है। तो टेट्रागोनल इलोंगेशन में ओनली 2 लिगेंड ऑन जेड एक्सिस रिपेल द हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन dz स्क्वायर ऑर्बिटल, बट इन टेट्रागोनल कंप्रेशन में जो एक्स एंड वाई एक्सिस में 4 लिगेंड का
4 लिगेंड क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 लिगेंड रिपेल कर रहे हैं, वहां पे 4 लिगेंड रिपेल कर रहे हैं, इसलिए टेट्रांगुलर इलॉन्गेशन क्या होगा, रिपल्सन कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो टेट्रांगुलर इलॉन्गेशन एंड टेट्रांगुलर कंप्रेशन के बीच, मतलब जेड इन एंड जेड आउट के बीच, जेड आउट ज्यादा स्टेबल होता है, यानी टेट्रांगुलर इलॉन्गेशन ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करते हैं। ठीक है, if T2G and or EG sets of an octahedral system are or is unsymmetrically filled, and then the system will experience John-Taylor distortion. अब जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन का तो ऑफिशियल बात मैंने बता दिया, मतलब उसका जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, जेड इन क्या होता है, जेड आउट क्या होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन तो ऐसा आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन, वो कैसे पता करेंगे। देखो, इफ T2G or EG sets of an octahedral system are or is unsymmetrically filled, then system will experience John-Taylor distortion. देखो, John-Taylor distortion will occur T2GN n equals 1 2 4 5 या EGN 1 3 होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल T2G में 1 रहा है तो T2G में टोटल 3 है 1, ये अनसिमेट्रिकल फील्ड। T2G में 2 रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये 1 2, ये भी अनसिमेट्रिकल फील्ड। T2G 3 होगा तो ये सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा, ये जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। देन T2G 4 होगा तो 1 2 3 4, ये भी अनसिमेट्रिकली फील्ड। देन T2G 5 होगा तो यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये भी अनसिमेट्रिकल फील्ड। अगर T2G 6 होगा तो यहाँ तो रह जाएगा, नहीं होगा, तो फिर क्या नहीं होगा, T2G 3 T2G 6, ये जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। बाकी टोटल 1 to 6 तो रह सकता है T2G में, तो 3 6 नहीं दिखाएंगे। रेस्ट कौन बचा, 1 2 4 5 T2G में। ठीक है, देन EG में मैक्सिमम क्या रह सकता है, 4 रह सकता है, 1 2 3 4 तक रह सकता है, 2 and 4 नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर 2 रहा तो ये सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा, अगर 4 रहा तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 1 to 4 तक रह सकता है, 2 and 4 नहीं दिखाएगा, 1 and 3 जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे। तो T2G में 1 2 4 5 एंड EG में 1 and 3 जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा। सिमिलरली T2G में 3 and 6 ये सिमेट्रिकली फील्ड एंड EG में 2 and 4 ये सिमेट्रिकली फील्ड, तो ये जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो एक बार। देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कौन सा जॉन-टेलर दिखाएगा कौन सा जॉन-टेलर नहीं दिखाएगा। D1 कॉन्फ़िगरेशन, D1 मतलब T2G1, ठीक है, ये तो दिखाएगा जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, देन D2, ये T2G2, ये भी दिखाएगा जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन। D3, T2G3 दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। D4, ये क्या है, हाई स्पिन है, तो ये क्या हो जाएगा, T2G3 EG1, EG में 1 आया तो ये दिखाएगा। D5 हाई स्पिन क्या होगा, T2G3 नहीं दिखाएगा, EG2 नहीं दिखाएगा, तो ये नहीं दिखाएगा। D6 में क्या होगा, T2G4 EG2, तो T2G क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड हो गया, तो ये जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। D7 में T2G5 दिखाएगा जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन। D8 में T2G6 EG2 नहीं दिखाएगा। D9 में हाई स्पिन में क्या होगा, T2G3, लेकिन EG में T2G6 EG3 ये जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। लो स्पिन में देखो, D4 जो आया T2G4 जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। देन D5 के लिए T2G5 जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। D6 के लिए T2G6 नहीं दिखाएगा। D7 के लिए T2G6 EG1 दिखाएगा। तो D7 का हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे। ठीक है, सिमिलरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी देख लेना। याद रखना EG का 2 4 नहीं होगा,
T2G का T2G का 3-6 नहीं होगा, बाकी सारे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे। और हाई स्पिन लो स्पिन के कंसीडर कर लेना, तो हाई स्पिन में वो पेयरिंग नहीं होता है, लो स्पिन में पेयरिंग होता है, ठीक है, उस हिसाब से अब कर लेना। अगर T2G में 3 या 6 कोई भी आ रहा है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। अगर EG में 2 या 4 आ रहा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। बाकी जो बचा है 1 to 10 वो सारे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएंगे, ठीक है। The John Taylor distortion is of higher magnitude in octahedral complex compared to that tetrahedral complexes, ठीक है। In the octahedral system, if the origin of John Taylor distortion lies in EG level, मतलब क्या है, अगर EG में अनसिमेट्रिकली फील्ड के वजह से अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आया, मान लो एक कंपाउंड में T2G में था 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा कंपाउंड में EG में था 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पहले मान लो इस X नाम का कंपाउंड था, ये Y नाम का कंपाउंड था। X में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन T2G का अनसिमेट्रिकली फील्ड के वजह से हुआ है, लेकिन Y में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन EG ऑर्बिटल मतलब EG सेट्स का अनसिमेट्रिकली फील्ड होने के वजह से हुआ है। इसी तो क्या होगा ये बताया, इन द octahedral system if the origin of John Taylor distortion lies in EG level then it is more pronounced compared to the cases where the origin of John Taylor distortion lies in the T2G level, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो कौन सा मोर प्रोनाउंस होगा, या Y का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मोर प्रोनाउंस होगा एज कंपेयर टू X, बिकॉज Y में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू अनसिमेट्रिकल फील्ड इन EG लेवल, बट X में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल इन T2G लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, क्यों द EG ऑर्बिटल आर मोर सेंसिटिव टू अप्रोचिंग द लिगैंड, क्यों ऐसा क्यों, आपको पता है EG क्या, कौन सा EG ऑक्टाहेड्रल में EG कौन सा होता है, EG मतलब EG सेट्स ऑफ लिगैंड जो dz² एंड dx² - y² ऑर्बिटल होता है वो along द एक्सिस रहता है, और ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड कहां से अप्रोच करता है, along द एक्सिस अप्रोच करता है, इसीलिए ये क्या होता है मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स लिगैंड होते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज मतलब EG सेट्स ए कंपेयर टू T2G सेट। इसीलिए EG अगर EG कॉज कर रहा है मतलब EG का अनसिमेट्रिकली फील्ड के वजह से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ रहा है तो वो मोर प्रोनाउंस्ड होगा कंपेयर टू T2G इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। In tetrahedral system, the unsymmetrical filling of electron in T2 level causes more distortion compared to case of unsymmetrical filling level of electron in E level. It is because of fact that T2 orbital experience ligand charges better. But tetrahedral में क्या होता है, ligand जब अप्रोच करता है वो along प्लेन में अप्रोच करता है, और जब प्लेन में अप्रोच करता है तो T2 सेट्स उसके सामने आता है, इसीलिए अगर tetrahedral में T2 कॉज कर रहा है, T2 का अनसिमेट्रिकली फील्ड होने के वजह से अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आया तो वो मोर प्रोनाउंस होगा एज कंपेयर टू E, बट ऑक्टाहेड्रल में EG का एज कंपेयर टू T2G, ठीक है। देन देखते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये था पहले था हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, Z आउट Z in and tetragonal compression, tetragonal elongation, then tetragonal elongation and tetragonal compression में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, tetragonal elongation, ठीक है। देन हमारा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जॉन टेलर दिखा रहा है कौन सा जॉन टेलर नहीं दिखा रहा है, अगर T2G EG सेट्स अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। फिर आता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑफ EG सेट्स देन इट इज मोर प्रोनाउंस्ड, देन it is due to the T2G unsymmetrical field of T2G set because EG orbital जो EG orbital मतलब dz² and dx² - y² ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस पे रहते हैं, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड अप्रोच करता है along the एक्सिस करता है, इसीलिए वो लिगैंड के मतलब टुवर्ड्स लिगैंड ये मोर सेंसिटिव होता है EG ऑर्बिटल, ठीक है। बट इन टेट्राहेड्रल लिगैंड आर अप्रोचिंग along the plane, ठीक है, और T2 सेट्स प्लेन में रहते हैं तो वो T2 वाला मोर सेंसिटिव होता है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसीलिए अगर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज
arise due to the unsymmetrical field in T2 is more pronounced than it is arise due to the E unsymmetrical field E orbital. ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. Some complex show tetragonal distortion under all the conditions. This distortion is called static John Taylor distortion. This type of John Taylor occurs when EG orbitals are electronically degenerate. Hence, this distortion is strong and permanent. ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब जब टेट्रागोनल डिस्टोर्शन आता है कुछ कॉम्प्लेक्स ऑल टेम्परेचर प्रेशर ऑल कंडीशन में वो दिखाते हैं. ठीक है, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं. बट कुछ केस आता है डायनामिक, जैसे डायनामिक. In this complex, no distortion can be detected at room temperature because the direction of distortion randomly moves among available symmetry axis of complex more rapidly than the physical measurement. ये हम normal temperature में नहीं देख सकते. In this complex, thermal energy available at room temperature causes to equalize the population of the complex ion in tetragonal elongated and tetragonal compressed geometry. This is called dynamic John Taylor distortion. This occurs in complex in which splitting of T2G और EG orbital is small. T2G और EG orbital का splitting जब small होता है, ये मतलब स्टैटिक में सब मतलब कंडीशन जो भी हो वो दिखाता है, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर में हमें नहीं मिलता है. इसको हम डायनामिक बोलते हैं. उसका कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं. पहले देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स. The extra stability of copper 2+ complexes is due to John Taylor distortion. During the distortion, 2 electrons are lowered in energy while only 1 electron is raised equal amount of energy. तो ये याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स का आता है, जब हम पढ़ेंगे इरिविंग ओइलिंग सीरीज, तब हम एक कंपाउंड का मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे कुछ आयन का. ठीक है, जैसे हमारा 3D सीरीज का जो आयन होता है उसका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे. वहां पे हम देखेंगे मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर, वहां पे हमें मिलेगा कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है. ये इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. देन आता है द कॉम्प्लेक्स CuEn3 इज अनस्टेबल बिकॉज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. अरे किसी को स्टेबल बना रहा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, किसी को अनस्टेबल बना रहा है. इट इज अनस्टेबल बिकॉज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कॉजेस स्ट्रेन इनटू इथिलीन मॉलिक्यूल अटैच्ड अलोंग जेड एक्सिस. ये जो इथिलीन मॉलिक्यूल जेड एक्सिस में होता है ना, उसमें स्ट्रेन ला देता है. ठीक है, ये देखो जैसे लार्जर बॉन्ड कॉजेस स्ट्रेन इन द कंपाउंड. अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ये अगर लार्ज हो गया जो ये वाला, तो ये जो इथिलीन डायमीन था इसमें क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा. तो उसको जो बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेन आ जाएगा कंपाउंड में. तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो ये लेस स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, देन इन क्रिस्टलाइन केस CuFe3 the 2 CuF distance on Z axis are 1.96 angstrom and remaining CLF distance in XY plane are 2.07 angstrom. It is due to John Taylor compression. Okay. The splitting of absorption band in the electronic spectra of complexes due to John Taylor distortion. ये तो था हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन.